कैसे बेटा आप लोग। तो मैं इस बारे में सोच भी रहा था और आपके मैसेज के अनुसार मैंने इसको सोचा कि यार अभी जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो ना, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। कुछ कोचिंग के टेस्ट ऐसे हैं जो काफ़ी मुश्किल है और कुछ कोचिंग के टेस्ट ऐसे हैं जो काफ़ी आसान है। और आप में से बहुत बच्चा ना कंफ्यूज है इस बात को लेकर, यार सर देना कौन सा है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार इस पर एक बार क्लियर डिस्कशन करता हूँ, नहीं तो क्या होगा, आपके पास टाइम तो ज़्यादा है नहीं। आप कुछ ही टेस्ट दे पाओगे ना। अब उसमें भी अगर कुछ टेस्ट आप ऐसे दे दो जो बहुत खराब थे तो आपका टाइम भी खराब होगा और डीमोटिवेशन हो जाता है। जो मेन प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि यार मेरे बच्चे को डीमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा था कि भाई कौन से टेस्ट देने, हार्ड वाले देने, इजी वाले देने, क्या देने। पहले एक बार सुनना ध्यान से बात को, और आपको लॉजिकल तरीके से समझना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अपना फ्रेम सेट कर लेना, जैसा मैं बोलूंगा वैसा। और बहुत ध्यान से सुनना। और दूसरा क्या है बेटा, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि हमारे वाले अच्छे हैं। हमने बस क्या किया था, कोशिश की थी कि जो 23, 24, 25 के जो पेपर है ना, उनके अराउंड वो जो प्रो नीट टेस्ट सीरीज है उसको बनाने की। पर मैं आज उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको जो बात कर रहा हूं वो इसमें देखो क्या कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा हमें कौन सा टेस्ट देना चाहिए, इस बात को लेके ना आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये डिस्कशन स्टार्ट ही कैसे हुआ, जब 2025 में पहली बार पेपर टफ आया ना, तो लोगों के दिमाग में लगा कि यार जो हम पेपर दे रहे थे वो ठीक नहीं थे, क्योंकि 24 का पेपर इतना आसान आया। तो सभी कोचिंग ने बहुत इजी पेपर्स बनाए थे, और ये सच बात है, इसमें ऐसा नहीं कि हम नहीं थे या हमारे पास और कोई बड़े लोग जो हैं आजकल वो सब लोगों ने आसान पेपर ही कराए थे। बहुत कुछ पेपर, कोई कोई पेपर मुश्किल कभी कराया होगा। तो इस वजह से जब 25 का पेपर आया तो उसके बाद से ये थॉट प्रोसेस आया। अब 25 के पेपर में जो मेन फिल्टर रहा बेटा वो फिजिक्स रहा। फिजिक्स ने एक्चुअल में क्या कर दिया, बच्चों को फिल्टर आउट कर दिया, जिनके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी उनको बेसिकली हटा दिया। पर यहां पर भी वो बच्चा बच गया जिसको पेपर अटेम्प्ट करना आता था। मतलब क्या, जिसके दिमाग में ये फ्रेम बैठ गया कि यार मुझे जितना आता है मैं उतना करके आऊं तो मैं कर पाऊंगा। तो यहां पर एक बात आपको समझ में आ गई है। पेपर में पेपर में आपको समझना पड़ेगा, आपको सब कुछ आता नहीं होगा। आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है। पेपर अगर डिफिकल्ट है तो कम रैंक में भी सिलेक्शन होता है। तो अपने माइंड से पहली बात आप क्लियर करो कि यार कम रैंक में अगर सिलेक्शन हो सकता है तो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उन टफ क्वेश्चंस की तरफ कितना जाना है, ये आपकी सोच आपको ठीक करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब वो बच्चे भी सिलेक्ट हुए थे जिनके फिजिक्स में 100 नंबर आए। जरूरी नहीं है मुझे 180 नंबर चाहिए। अब आते हैं बेटा उस अगली प्रॉब्लम में जो आप फेस कर रहे हो। कुछ कोचिंग ऐसी हैं जिनके जो टेस्ट पेपर है वो इतने ज्यादा डिफिकल्ट हैं, जिनको पढ़ मतलब देने के बाद ना ऐसा लगता है कि जीवन में ना कुछ बचा नहीं है, और अचानक से दुखों का पहाड़ टूट आया है। बहुत मेहनत करने जाने के बाद 300, 350, 400 नंबर मुश्किल से टच करते हैं। अब क्या हमें ऐसे टेस्ट देने चाहिए? मैं स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं कि यार बहुत मुश्किल टेस्ट बच्चे को नहीं देना चाहिए। एक मेरे बहुत अच्छे सर थे जिनको मैं बहुत एडमायर करता था, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो बहुत अच्छे थे। मतलब उनकी एक कही भी बात आपको बोलता हूं। एक जो अच्छा बच्चा होता है ना, वो इजी पेपर में भी अच्छा करता है और मुश्किल पेपर में भी अच्छा करता है। यहां पर अच्छे बच्चे का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है। यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये नहीं है उसको कितनी नॉलेज है, किस तरीके से वो अटेम्प्ट करता है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं तो एक काम कर सकते हो। कुछ बच्चों को बाई मजबूरी, भाई वो ऑफलाइन में उस कोचिंग में थे, पेरेंट्स पुश कर रहे हैं, तो अगर आप दे रहे हो ना तो वहां पर एक काम कर सकते हो। यदि आपके 400 नंबर भी आते हैं तो वहां पर अपनी ऑल इंडिया रैंक के थ्रू जाया करो। क्योंकि जो मान लो आपके 400 आ जाए और रैंक आ जाए 5,000, 20 लाख बच्चों में, तो मुझे दिक्कत कहां है 400 नंबर में। तो आप क्या करा करो, अपनी कोचिंग में ऑल इंडिया रैंक अपनी देख लिया करो। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा आपकी क्या रैंक जा रही है, क्योंकि आपकी जो तैयारी का लेवल है ना वो रैंक से डिसाइड होता है, ना कि नंबरों से। तो एक वो आप कर सकते हो। पर मेरा मानना है कि बहुत मुश्किल पेपर नहीं देना चाहिए। दूसरा क्या है कि बहुत कोचिंग जो है ना बहुत आसान और इजी पेपर दे रही है। उनके पास कुछ पुराने पेपर्स हैं, उन्हीं को वो दिए जा रहे हैं। बच्चे देते हैं और वो कन्विंस कर देते हैं कि हर साल मुश्किल नहीं आएगा। पर मैं फिर बोल रहा हूं, पेपल के पैटर्न में पिछले 2-3 साल में कुछ चेंज देखने को जरूर मिला है। उस पैटर्न को आप समझो ध्यान से, तभी आप कर पाओगे। वो पैटर्न मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखना। वो पैटर्न ये है बेटा कि जैसे बायो में ना आपको समझना पड़ेगा, बायो में आपको ऐसा पेपर देना है जो थोड़ा लेंदी हो, और उसमें ना कुछ ही क्वेश्चन एनालिटिकल होने चाहिए। क्लियर है? यस। आप यहां पे फंस कहां सकते हो, अगर आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गया, जैसा पिछली बार होता। देखो मैंने क्या किया है, ये मैंने सब्जेक्ट लिखा और मैंने लिखा है किस तरह का पेपर आपको देना चाहिए। यस। और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कहां आप फेल हो सकते हो, क्योंकि अभी नहीं सोचोगे इसके बारे में तो एग्जाम के बाद सोच के क्या ही कर लोगे। सही बात है ना?
तो आप कहां फेल हो सकते हो, आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। तो इवन आपके पास लेंदी पेपर आए उसको भी आपने लगभग 55 मिनट के अंदर ही करना, अगर बहुत लेंदी पेपर है। केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, पेपर आपको कैसा देना है, कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी मिक्स होनी चाहिए। कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी इस बार आए थे और वो आपको देने हैं। और आपकी जो मतलब अप्रोच रहती है वो ऐसी रहती है कि फिजिकल बहुत लेंदी नहीं आती, मतलब बहुत खतरनाक, जिस साल आएगी तो उस साल वो फिर डिसाइडिंग होगी, पर बहुत लेंदी नहीं आती। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एक मिक्स बनता है एनसीईआरटी और मिक्स कॉन्सेप्ट का, उसके अराउंड रखना है। अब यहां पर आप क्या गड़बड़ करोगे केमिस्ट्री में, आप कोई डाटा भूल जाओगे एनसीईआरटी का, जैसे इनऑर्गेनिक का पिछली बार बहुत सारे बच्चे डाटा भी भूले थे, एनसीईआरटी की लाइन सी वो भूले थे, और कुछ कॉन्सेप्चुअल गलती हुई थी किसमें, ऑर्गेनिक में। अब आते हैं बेटा, तो आप क्या करो, इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ऐसे पेपर्स या ऐसे क्वेश्चंस करो जिसमें मिक्स कॉन्सेप्ट है, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। फिजिक्स में बेटा देखो, पेपर हमेशा न्यूमेरिकल हैवी रहेगा और रहता भी है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं आएंगे, थोड़ा सा हल्का सा मतलब पेपर डिफिकल्ट लेवल की साइड जाता है। आप इसको 24 से कंपेयर मत करो, 24 बहुत ज्यादा इजी था, तो पेपर जो रहता है न्यूमेरिकल हैवी रहता है। तो इस तरह के पेपर में क्या होता है, अगर आपके ध्यान से सुने, आप कहां फंसोगे, देखो फिजिक्स में आपको कहां फंसा सकता है, हम सब लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आपने लगभग फिजिक्स पढ़ी हुई है या जो टॉपिक आपको आते हैं, अगर आपको अचानक से कुछ नया कंडीशन दिखा दे, जैसे होता है ना भाई कि वो कहता है कि मैंने चीज यहां रख दी, फिर कुछ नई कंडीशन दिखा दे, नए सिनारियो में आपको फंसा सकता है। अब यहां पर समझदार बच्चा क्या होता है, ये नए सिनारियो के एक दो क्वेश्चन होते हैं, छोड़ देना भाई, क्यों उसके लिए परेशान हो रहा है, वो तेरी रैंक डिसाइड नहीं करेगा, तेरी सीट डिसाइड नहीं करेगा। अगर तेरे पास नॉर्मल पेपर आ रहा है और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं तो छोड़ के उसको आगे बढ़ सकते हैं। और आपको क्या करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो बार बार, उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बायो में लेंदी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, और केमिस्ट्री में मिक्स कॉन्सेप्ट की, और फिजिक्स में अभी आपको मतलब काफी सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये मेरी सोच है जो आपको मतलब बता रहा हूं। अब कौन सा पेपर आपने नहीं देने हैं, यदि फिजिक्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जिसमें 10 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 से 4 मिनट ले रहे हैं, उस पेपर को बिल्कुल मत दो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। मान लो 10 क्वेश्चन अगर 3 मिनट ले जाएंगे तो 30 मिनट में आपने 10 क्वेश्चन करे, बचे हुए 35 क्वेश्चन में 1 मिनट और लोगे, 1 या 2 मिनट ऐसा कुछ लगेगा, तो पेपर सॉल्व ही नहीं हो। ऐसा नहीं होता बेटा, 4-5 क्वेश्चन ही मुश्किल आते हैं ऐसे जो होते हैं। अगर पेपर में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में, क्लियर है, अगर डाटा मिक्स है तो ओके है, मतलब डाटा मिक्स है तो ओके है, क्लियर है। तो फिजिक्स जो है वो, सॉरी केमिस्ट्री वो है, वो ट्रिकी आ सकती है, थोड़ी सी एनालिटिकल आ सकती है, पर ऐसा नहीं होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और डाटा वो आपको फंसा रहा होगा। तो ऐसे मान लो 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक आध जो बहुत हैवी कैलकुलेशन है वो छोड़ दो। लेकिन कोई पेपर आपको ऐसा बना के दे रहा है जिसमें बहुत फिजिकल की कैलकुलेशन है, प्लीज मत करो, ट्रिकी है, चल जाएगा। अगर बायो में कोई एक या दो क्वेश्चन एनसीईआरटी के आसपास है, बाहर है, छोड़ मतलब कर लो उनके पेपर अटेम्प्ट, लेकिन कोई 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी डाल रहा है, प्लीज मत दो उनके पेपर, कोई फायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, वही टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है जिसमें जिसमें ध्यान रखें 45 से ज्यादा क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि पूरे पेपर में ना बहुत सारे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट के दे रखे हैं, वो नहीं करनी है। आपने वो टेस्ट सीरीज देनी है जिसमें बेटा बायो के क्वेश्चन जो है ना, बायो के क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग इस तरह का हो, जिस उस तरह के पेपर सामने बिल्कुल नहीं देने जिसमें बहुत सारे सिंगल करेक्ट हो या एनसीईआरटी के बाहर का डाटा हो, उस तरह का पेपर आपने नहीं देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरा फाइनल सजेशन ये है कि फिजिक्स में सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन उस लेवल के डिफिकल्ट आते हैं जो बच्चों को रियल में परेशान करते हैं, ठीक है। और पेपर आपको जो भी देने हैं वो मॉडरेट होना चाहिए, मॉडरेट मतलब नॉर्मल लेवल का होना चाहिए, 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, यस। और केमिस्ट्री में क्या करना है बेटा, मिक्स क्वेश्चंस काफी हों जो टेस्ट आप दे रहे हो। बायो में वो पेपर आपके लिए अच्छे होंगे जिसमें 7 से 8 मैच के क्वेश्चंस हो, 20 के आसपास स्टेटमेंट हो, और असर्शन रीजन के 4-5 क्वेश्चन हो, कुछ डायग्राम हो, क्लियर है, यस यस। और अगर आप ध्यान से देखो, कोई बच्चा बहुत इजी पेपर अटेम्प्ट कर रहा है जिसमें उसके 600 650 आ रहे हैं, अगर तेरे को वो देना भी तेरी मजबूरी है, मान ले तेरी मजबूरी है कि तुझे वही पेपर देना है, तो क्या करना चाहिए, तो एक काम कर, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कुछ जेई मेंस के चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर ले जो अभी हुए, पिछले साल में हुए, उससे तो केमिस्ट्री फिजिक्स में फंसेगा नहीं। बायो में क्या करना है तुझे, ध्यान रखना है कि इवन इजी पेपर दे रहा है वो तेरा जल्दी खत्म होना चाहिए, ताकि बायो तू मतलब स्टेटमेंट ही तो आएंगी उनको कर पाए।
तो ये मेरा एनालिसिस है, पेपर बेटा मॉडरेट लेवल का होना चाहिए। किसी पेपर में अगर 3 4 5 से ज्यादा फिजिक्स से क्वेश्चन बहुत टफ आए हैं, मत दो उन्हें। केमिस्ट्री जो होगी वो ऐसे नहीं आ सकती कि फिजिकल में बहुत कैलकुलेशन आएगी बेटा, वो नहीं आ सकती। बायो में कोई ऐसा पेपर जिसमें बेटा 45 से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो सिंगल करेक्ट है, वो नहीं देने आपने। क्लियर है? यस, उस तरह के पेपर्स नहीं देने आपने। वो पेपर देने हैं जिसमें बायो में ऐसा दिखे आपको, केमिस्ट्री में मिक्स कॉन्सेप्ट दिखे, फिजिक्स मॉडरेट लेवल की हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोचिंग में मॉडरेट लेवल चल रही है तो चैप्टर वाइज कुछ रैंडम क्वेश्चन उठा के जेई मींस के आप सॉल्व कर लो। क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? अब आपको मेरा आइडिया लग गया होगा मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, और मेरे को ऐसा लगता है बेटा जो भी चीज आपको नीड होगी मैं कराऊंगा, जितनी मेहनत आपके साथ कर सकते होंगे। क्योंकि आपको एक बात मैं बोलता हूं, इसको याद रखना, सबसे ज्यादा अच्छे डॉक्टर की जरूरत कहां होती है? इमरजेंसी में। मैं बताता हूं क्यों। और सबसे ज्यादा मुश्किल होता है वहां अच्छे डॉक्टर मिलना, वहां रात में नए इंटर्न्स लगे होते हैं, यही हालत है। ड्रॉपर के बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छे टीचर्स की जरूरत है। और आप देखेंगे रिसेंटली सब लोग 11 12 पे लगे हुए हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपने किसी बच्चे को अपने सिस्टम में लिया है, आखिरी में उसके लिए एफर्ट करने की नीड है आपको। क्लियर है? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर मैं जो देख रहा हूं ये सॉरी स्टेट है। सॉरी स्टेट मतलब खराब स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, पर जो भी है, हम लोग मैराथन ला रहे हैं, आपको बता रहे हैं मैराथन ला रहे हैं, उसके लिए रेडी रहना। आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से लाएंगे आपके पास टेस्ट देने का टाइम हो, सेल्फ स्टडी का टाइम। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय। और कमेंट में प्लीज बताना कि आप किस तरह के पेपर दे रहे हो, और क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई कि नहीं, मुझे जरूर बताना ये बात। ठीक है बेटा, बाय।